नमस्कार आप सभी को। नमस्कार अनुगुंज। जी। नमस्कार अजय जैन जी, नमस्कार श्याम प्रकाश जी, आप नमस्कार सबका बहुत नमस्कार स्वागत। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार अजय जी, आप थोड़ा नमस्कार मैम। बीच में आ जाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज हम विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को एक वेब संगोष्ठी आयोजित करके अनुगुंज मना रहा है। और सब श्रोताओं का भी बहुत स्वागत है आज इस आयोजन में। और हम लोग काफी कुछ इसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं आज इस वेब संगोष्ठी में। और थोड़ा हम रश्मि जी को भी ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। रश्मि अग्रवाल जी का भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, रश्मि अग्रवाल जी का भी बहुत स्वागत है, नमस्कार आप मैम। उपस्थित हैं हमारे साथ। और तो हमारे साथ इस डिस्कशन पैनल में 3 लोग हैं। अजय जैन जी हैं और श्याम प्रकाश तिवारी जी हैं और रश्मि अग्रवाल जी हैं। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों ही नजीबाबाद से हैं। जी जी। और रश्मि अग्रवाल जी अतिथि भी हैं और होस्ट भी हैं, मतलब मेजबान और मेहमान दोनों हैं, क्योंकि वो अनुगुंज की राज्य प्रभारी हैं। तो अनुगुंज की एक कार्यकर्ता, विशेष कार्यकर्ताओं में से हैं रश्मि अग्रवाल जी। तो आप सबका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्रोता में जुड़ चुके हैं निवेदिता श्रीवास्तव, सरोजनी कौशिक जी, सुरेखा साहू जी। आज के इस कार्यक्रम का समय थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। वैसे तो हम लोग 7 बजे शाम को रखते हैं अपना कार्यक्रम, लेकिन आज हम 2 बजे ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी आ गई थी, तो इसलिए समय थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ा। और मेरे ख्याल से अधिकतर जो हाउसवाइफ्स और जो घर में हैं वो सब इस टाइम पे थोड़े से फ्री होते हैं, काम काज वगैरह हो जाता है, तो ये समय भी उनको सूट करेगा। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कुछ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो आज वेब संगोष्ठी का विषय है वो ये है कि पर्यावरण को अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे सुरक्षित रखें। ये आज हमारी वेब संगोष्ठी का विषय है। और इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो दुनिया अब लगभग 1.5 वर्षों से जिस महामारी से जूझ रही है उसने दिखाया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास के क्षेत्र को कम करके हमने रोगजनकों के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण किया है, कोरोना वायरस सहित फैलने के लिए। तथ्य ये है कि केवल स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के साथ ही हम लोगों की आजीविका को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकार कर सकते हैं और जैव विविधता के पतन को रोक सकते हैं। तो ये जो है, जो इस बार का हर बार कोई ना कोई देश को सेलेक्ट किया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस को के उद्देश्य को सफल करने के लिए। तो इस बार पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। तो इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और पाकिस्तान इस दिन का वैश्विक मेजबान है इस बार। और ये विश्व पर्यावरण दिवस पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली जो है, ये जो इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का जो समय इन्होंने घोषित किया है वो 2021 से 2030 तक का समय घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र पूरे इस दशक की शुरुआत करेगा पाकिस्तान के माध्यम से इस बार। तो वहां पे ये मनाया जा रहा है। तो जो जंगलों से लेकर खेत तक, पहाड़ों की चोटी से लेकर समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर को पुनर्जीवित करने का एक वैश्विक मिशन शुरू किया जा रहा है। बहुत लंबे समय से मनुष्य ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र का शोषण और विनाश कर रहे हैं। हर 3 सेकंड में दुनिया एक फुटबॉल पिच को कवर करने के लिए पर्याप्त जंगल खो देती है। और पिछली शताब्दी में हमने आधे आर्द्र भूमि को नष्ट कर दिया है। दुनिया की 50% प्रवाल भित्तियां पहले ही नष्ट हो चुकी हैं और 90% तक प्रवाल भित्तियां 2050 तक नष्ट हो सकती हैं, भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित हो। पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान दुनिया को जंगलों और आर्द्र भूमि जैसे कार्बन सिंक से वंचित कर रहा है, ऐसे समय में जब मानवता इसे कम से कम वहन कर सकती है।
तो इस तरीके से तो चलो दुनिया में देश विदेश में काम हो रहा है। अनुगुंज की तरफ से ये पूरा जो यज्ञ है इसमें एक थोड़ी सी हम संविधा हम भी डाल रहे हैं। आज थोड़ा सा हम व्यवहारिक जीवन में हम इस चीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग नहीं सुधार सकते हैं कि लेकिन हम छोटे छोटे अपने प्रयत्न कैसे कर सकते हैं उस तरफ अगर हम लोग इस चीज को वार्तालाप करें, इस चीज को आज हम थोड़ा डिस्कस करें तो हो सकता है कि हम अपनी तरफ से थोड़ा इस चीज पर प्रकाश डाल के हम खुद भी अपना करके और दूसरे लोग भी कुछ अच्छी चीजें अपना करके हम शायद अपनी तरफ से भी थोड़ा सहयोग दे सके। एक छोटी सी एक गजल है जो कि मैं 4-5 शेरों की है, मैं सुनाना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो ये आज सुबह ही लिखी है हमने। तो और हंसी, धन्यवाद। और हंसी भी है तहरीरे रब की तुम ही खास नहीं, और हंसी भी है तहरीरे रब की तुम ही खास नहीं, ये मिट्टी माहौल हवाएं सबकी तुम ही खास नहीं, यह मिट्टी माहौल हवाएं सबकी तुम ही खास नहीं, और हंसी भी है तहरीरे रब की तुम ही खास नहीं। और किसने हक बख्शा तुमको सब्ज समा की बर्बादी का, किसने हक बख्शा तुमको सब्ज समा की बर्बादी का, उजड़े घर की वो गौरैया सुख की तुम ही खास नहीं, उजड़े घर की वो गौरैया सुख की तुम ही खास नहीं, और ये मिट्टी माहौल हवाएं सबकी तुम ही खास नहीं। और चुटकी भर एहसास गुनाहों का हो जाएगा तुम, चुटकी भर एहसास गुनाहों का हो जाएगा तुमको, अपने दिल में एक लगाओ डुबकी तुम ही खास नहीं, एक अपने दिल में एक लगाओ डुबकी तुम ही खास नहीं, और ये मिट्टी माहौल हवाएं सबकी तुम ही खास नहीं। और रोता है देखो जर्रा जर्रा तुम्हारी दहशत से, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोता है देखो जर्रा जर्रा तुम्हारी दहशत से, आंखों में इनके तकलीफ है दुबकी तुम ही खास नहीं, आंखों में इनके तकलीफ है दुबकी तुम ही खास नहीं। और बारंबार सबक सीख रहे हैं, उठते हैं गिरते हैं, अब ये कोरोना एक सबक ही तो है। बारंबार सबक सीख रहे हैं, उठते हैं गिरते हैं, देता है जंगल भी आवाजें कब की तुम ही खास नहीं, देता है जंगल भी आवाजें कब की तुम ही खास नहीं, और ये मिट्टी माहौल हवाएं सबकी तुम ही खास नहीं, और रब की तुम ही खास। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं एक एक करके आप सबका परिचय देती हूँ श्रोताओं को। हमारे जो अतिथिगण उपस्थित हैं उन सबका परिचय मैं आपको देती हूँ, और हमारे साथ काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे बीच उपस्थित है श्री अजय जैन जी, जो कि दैनिक जनवाणी तहसील प्रभारी नजीबाबाद पर कार्यरत हैं। 1989 से 2000 तक दैनिक जागरण मेरठ संस्करण में नजीबाबाद के तहसील के प्रभारी रहे, और 2006 से 2008 तक राष्ट्रीय सहारा में प्रभारी रहे। 2015 से वर्तमान में जनवाणी में प्रभारी हैं। आकाशवाणी के नियमित वार्ताकार हैं। सामाजिक और कई साहित्यिक संस्थाओं से समय समय पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए हैं। कोरोना योद्धा के रूप में कई संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है, और ये मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण सहित सामाजिक समस्याओं पर काम करते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं, और नजीबाबाद के रहने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी दोबारा से। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्याम प्रकाश तिवारी जी। इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है, एमकॉम किया है, शिक्षा शास्त्र में भी एमए किया है और बीएड किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से इन्होंने ये मास्टर्स की डिग्री ली है, और अभी ये वालिया ग्लोबल एकेडमी नजीबाबाद में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम प्रसाद तिवारी जी, श्याम प्रकाश तिवारी जी, बहुत स्वागत। रश्मि अग्रवाल जी आप सभी जानते हैं, पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं अनुगुंज में। ये लेखिका हैं, कवित्री हैं, समाज सेविका हैं, और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं।
इनको बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं। मुख्यतः इनको इनकी पर्यावरण पे एक पुस्तक इन्होंने लिखी और उस पर इनको राष्ट्रपति महामहिम से इनको सम्मान मिला है उस पुस्तक के ऊपर। और हमारे अनुगुंज की नजीबाबाद से राज्य प्रभारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रश्मि अग्रवाल जी। बहुत प्रणाम नमस्कार जी। और एक बार देख लेते हैं श्रोताओं में कितने लोग उपस्थित हो चुके हैं। सुरेखा साहू जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, सरोजनी कौशिक जी, अंजू कपूर गांधी जी, सीमा गुलाटी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्रणाम है आप सभी को, आप सब उपस्थित हैं। तो आज का जो विषय है कि पर्यावरण को अपने व्यवहारिक जीवन में हम कैसे सुरक्षित रखें, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो जब हम पर्यावरण की बात कहते हैं तो उसमें केवल जंगल ही नहीं आते। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है प्रदूषण बहुत तरह के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सारे प्रदूषणों को अगर इन सारे प्रदूषणों को दूर करना है तो हमारे छोटे छोटे सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपनी जगह पर खड़े होकर के अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। तो ये जो विचार विमर्श का जो हमारा क्रम है ये हम 2 राउंड्स में करेंगे। तो पहले राउंड में हम आप लोगों को सबको एक एक करके थोड़ा सा हमको आपसे इस विषय पर जानकारी हासिल करेंगे, थोड़ा सुनेंगे आप लोगों को और उसके बाद जो आप लोगों ने जो चीजें आपने चर्चा करी हैं अपने जो कथन में, उसको फिर से हम सब मिलकर के थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरा राउंड वो होगा जो हम थोड़ा सम्मिलित रूप से करेंगे। तो अजय जैन जी, हम आपको बहुत स्वागत करते हैं और आपसे ही शुरुआत करना चाहते हैं कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आज के विषय के ऊपर जिस पर हमने वेब संगोष्ठी का आयोजन किया। धन्यवाद मैडम। आज का विषय पर्यावरण गोष्ठी को लेकर जो आयोजन किया है उसके लिए संस्था बधाई की पात्र है। और जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि पर्यावरण का जो अर्थ है वो आम तौर पर हम लोगों ने लगा लिया है कि केवल वन्य जीवों का संरक्षण करना, वनों को सुरक्षित रखना, पेड़ पौधे ना काटना, जंगल ना काटना, केवल इस तक ही सीमित हो गए हैं। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो वनों की सुरक्षा के साथ साथ जो हमारा जलवायु है, जल संरक्षण है, मिट्टी का संरक्षण है, भू संरक्षण है और जो आज वातावरण में प्रदूषण पैदा हो रहा है, इन सबको रोकने के लिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम इनको कैसे रोकें। और पर्यावरण संरक्षण एक बहुत व्यापक विषय है, लेकिन जहाँ तक व्यावहारिक क्रियाओं का सवाल है, हम देखते हैं कि आज हमारे जितने भी वाहन हैं जो हम यूज करते हैं, हमें उसमें अपने उन वाहन में कितना प्रदूषण है हम उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने घर से शुरू करनी होगी। हमारे घर के अंदर जल की जो वेस्टेज है वो जल को बचाना है, उसका संरक्षण करना है, वो भी पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हमें अपने वाहन को हम ये देखें कि इसका प्रदूषण तो नहीं है, अपने घर के अंदर हम जल को किस तरह हम जल का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आवश्यकता नहीं है तो नल को बंद कर दें। ये संस्कार यदि प्रारंभ से ही हम बच्चों में डालें तो जल संरक्षण भी होगा और प्रदूषण से भी बचेंगे। अनावश्यक जो समस्याएं हम उत्पन्न कर रहे हैं, हमें पहले खुद को रोकना होगा, खुद को समझना होगा कि अब जैसे घर के अंदर है पौधारोपण करें, बच्चों में संस्कार डालें कि भाई वो बच्चे पौधे लगाएं, उनका पोषण करें। अब हम देखते हैं कि आज पौधारोपण का जो अभियान है वो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर बहुत तेजी से लगाया जाता है। अब ये मानसून सत्र शुरू होगा तो शासन का एक आदेश होगा वन विभाग को कि इतना टारगेट है, इतना पौधारोपण करें। लेकिन हम देखते हैं कि पौधारोपण का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है, सब काम होता है, लेकिन उनका जो पोषण है उसके प्रति हम ईमानदार नहीं है। केवल वृक्ष लगा देना, पौधा लगा देना ही सक्षम सफिशिएंट नहीं होता है। मेरा मानना है कि जितने भी पौधे लगाए गए, जो भी हमने या जिन संस्थाओं ने पौधे लगाए या जहां जहां भी सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट संस्थान हो, तो उनमें कम से कम जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनका पोषण करने के लिए हम केवल ये मान लें कि संस्था ने लगाए, संस्था ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे दृष्टिकोण में कोई ऐसा संस्थान आ रहा है जिसने पौधारोपण किया है और हमारी नॉलेज में है, तो हमें चाहिए
हम भी उनको गोद दे सकते हैं, हम उनका पोषण कर सकते हैं। और जब हम नियमित रूप से इस तरह के कार्य करेंगे तो ये एक चीज व्यवहारिक में आएगी और सरकार के ऊपर या सरकार या निजी एजेंसियों पर जिम्मेदारी डाल देने से कुछ नहीं होगा। देश के प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना भी योगदान जैसा भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जी। ये बार बार जो बहुत अच्छा आपने बोला, तो अजय जैन जी ने बहुत अच्छी चीजों के ऊपर बोला कि हमें जो नल है, घर का नल जो हम खोल करके रखते हैं, उसको अगर हम बंद कर दें, और इसके अलावा इन्होंने बोला कि हम बहुत अच्छी एक बात बोली कि हम जो अजय जैन जी अच्छा चले गए, और एक बहुत अच्छी बात जो बोली कि हम प्लांटेशन तो कर देते हैं, वृक्षारोपण कर दिया, टारगेट सब लोगों ने अपनी फोटो भी खिंचवा ली, सब कर लिया, लेकिन उसका फिर पोषण नहीं करते। और असल में आजकल इस दुनिया में जो देखा गया ना, दिखावा बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि हम कुछ भी जरा सा भी कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, तो साथ के साथ फोटो खींच करके फेसबुक में कैसे डालना है, हमारा पूरा लक्ष्य उस तरफ होता है, ना कि उस कार्य की तरफ होता है जो हम कर रहे हैं। तो वो कार्य पूरी तरह से अपने उद्देश्य को सफल हुआ कि नहीं, इस तरफ हमारा सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती जा रही है। बहुत अच्छा है अजय जी, हम आपकी बात पर दोबारा आएंगे, इसको चर्चा करेंगे। इसमें भी मेरा एक कहना है, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया कि फेसबुक पर डाल रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, और कुछ लोगों का उद्देश्य केवल फोटो सेशन होता है। मेरा मानना यह है कि मैं कहता हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है, चलो है, इस बहाने वो पौधारोपण तो करेगा, आएगा लगाएगा, कुछ तो करेगा, लेकिन उसके बाद जो उनका दायित्व होना चाहिए या हम लोगों का दायित्व होना चाहिए, लगा के फोटो सेशन करा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन से निष्ठा से उसका पोषण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। और अब हम आते हैं श्याम प्रकाश तिवारी जी की तरफ। आप थोड़ा सा इस विषय पर प्रकाश डालें श्याम जी। श्याम जी का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, वो बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं आई थिंक। अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं तो आप मोबाइल से जुड़ जाएं, कई बार लैपटॉप में ठीक से नेटवर्क काम नहीं करता, मोबाइल पे काम करता। तो जब तक श्याम जी का थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, रश्मि जी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी, नमस्कार। अनुगुंज पटल पर आए मेरे अतिथिगण और मेरे पदाधिकार, सबसे पहले मैं निवेदिता जी के विषय में जरूर अपने अतिथियों को बताना चाहूंगी, और मैंने आपको उनके विषय में परिचय देकर ही आज का आयोजन किया था कि अनुगुंज ऐसा पटल और मुझे क्यों पसंद आया, जबकि मैं बार बार कहती हूँ पटल से मैं नहीं जुड़ती, क्योंकि इसमें नवीनता है, इसमें रिश्ता हो, समसामयिक हो, पीढ़ियों का हो, आदान प्रदान हो, साहित्य हो, हर चीज का समन्वय बहुत सुंदर तरीके से आपने संजोया है। उसके अंदर हमें नवीनता दिखाई देती है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एक चीज को बार बार देख रहे हैं। तो नवीनता हमारे जीवन के अंदर भी होनी चाहिए, हमारे विचारों के अंदर भी होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ये ग्रुप बहुत अधिक पसंद है, और इस ग्रुप पर मैं तो रोज ही आना चाहती हूँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। तो आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने सब किसी को यही कहा, क्योंकि ये विषय मुझे बहुत प्रिय है। और प्रिय क्यों है, क्योंकि मेरे घर के अंदर जो एक मेरी वाटिका है, उसके अंदर शायद 200 या 250 तरह के फल फूल पौधे लगे हैं, जो 45-45 साल पुराने हैं, और बिना माली के उनको मैं और मेरे पति देखते हैं। तो उनके पत्ते पत्ते से मैंने सीखा है कि पर्यावरण सिर्फ एक दिन नहीं हो सकता, पर्यावरण हमारे अंदर आत्मसात होना चाहिए, और वो आत्मसात हमारे विचारों से होना चाहिए। सिर्फ पौधा लगाने से, एक गिलास पानी बचाने से, या ऊर्जा थोड़ी सी बचाने से पर्यावरण में कभी भी सकारात्मकता नहीं आ सकती, जबकि दिन प्रतिदिन के विचारों में हमारे पर्यावरण नहीं होगा। कि हमें अपने बच्चों को सिखाएं कि हमारे बच्चे बाथ टब का प्रयोग ना करें, महीने में एक बार करें, क्योंकि उसमें इतना पानी खराब होता है जो हम उसमें 10 लोग और नहा सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि जब वो कुल्ला मंजन करें तो अपनी टैप को, टोटी को खोलकर ना रखें, घर की टंकी को
पानी भरते ही बंद कर दें। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप नित्य प्रति हर घर में देखते हैं कि ऐसा ही होता है। जब तक माँ हाथ पकड़कर बच्चे को ये चीज नहीं बताएगी और वो स्वयं ये नहीं करेगी, तब तक हम कैसे पर्यावरण का संरक्षण करेंगे? क्योंकि निवेदिता जी, पर्यावरण एक एक के बचाने से बचता है, ना कि सरकार को गाली देने से और ना कागजी कार्रवाई करने से। जैसे आजकल ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चला है कि हमने 10,000 वृक्ष लगा दिए, सरकार अब जुलाई आएगी, करोड़ों हजारों वृक्ष खरीदेगी, तहसील में भेज देगी कि भाई आप अपने शहर के लोगों को दीजिए और लगाइए। मैंने यहाँ की तहसील में जाकर देखा है, हजारों वृक्ष वहां पड़े हुए सूख रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, कागजों पर लिखकर चला गया कि हमने 10,000 वृक्ष लगा दिए। उनसे ये पूछिए कि आपने जो वृक्ष लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, किस मिट्टी में लगाए हैं, कौन से मौसम में लगाए हैं, कौन सा वृक्ष कहाँ पर लगाए, क्योंकि पता होना चाहिए हर वृक्ष हर जमीन पर नहीं चलता। हमें जहाज के लिए भी 2 ही वृक्ष खरीदे, 2 ही पौधे खरीदे, लेकिन हम जहां लगाएं वहां की मट्टी उसके अनुकूल हो, वहां की जलवायु उसके अनुकूल हो, तभी आपका पौधा चलेगा। पौधों की गिनती बिल्कुल ना करें, पौधों का परिणाम देखकर चले। दूसरी बात, जो हमारे तिवारी जी हैं, आपका स्कूल है, आप बच्चों के साथ इतना अच्छा कार्य करते हैं, मैं उनसे जुड़ी हूँ, उनके साथ में संस्कार चालने के लिए कभी कभी जाती हूँ, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप बच्चों को कहिए कि जब बच्चों का जन्मदिन होता है, तब बच्चे अपने केक के साथ साथ, केक काटने के साथ साथ एक वृक्ष भी लगाएं और उस वृक्ष की देखभाल वो पूरे समय करें और देखें कि अगले वर्ष वो वृक्ष किस प्रकार फला और फूला है। तो बच्चों में शुरू से ही आदत आएगी कि हाँ, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। हम स्कूल में जाते हैं, ये एक नई चीज अभी मेरे दिमाग में आई है, जो मैं अभी तिवारी जी जो स्कूल खुलेगा उनसे इस विषय पर बात करूंगी कि जो हमारे बच्चों के पास पानी की बोतल होती है, उसमें बच्चे आधा पौना पानी पीते हैं और जो पानी बचता है वो या तो अपनी बस में फेंक देते हैं या स्कूल के प्रांगण में फेंक देते हैं। हम क्यों ना एक टंकी स्कूल में रखवाएं अपनी तरफ से और बच्चों से कहें कि वो बोतल का पानी पूरा इस टंकी में डालें दिन प्रतिदिन। जो बच्चा नहीं डालेगा वो दंड का भागी हो। तो अगर हमारी 4 दिन में वो टंकी भरती है, तो उस पानी से उस स्कूल के पौधों को हम सींच सकते हैं, उधर वो पानी बचे, उधर स्कूल का जो जल है जो हमें पेड़ों में देना है वो हमारा सुरक्षित हुआ। दूसरी बात, हम अपने बच्चों से कहें कि बेटा बिजली, हम अपना टीवी चला छोड़ देते हैं, मोबाइल चला छोड़ देते हैं, हमारा एसी चला हुआ पड़ा है, बहुत सारी चीजें हम चली चली छोड़ देते हैं। हम जब पेपर का प्रयोग करते हैं दोनों तरफ नहीं करते, एक लाइन लिखी, खराब हुआ, मोड़ा फेंकी। हम ये नहीं सोचते कि पेपर के प्रयोग में कितना लकड़ी का प्रयोग होता है और जब लकड़ी कटती है तो हमारे जंगल साफ होते हैं। और कोई भी देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक जल, जंगल और जमीन स्वस्थ नहीं होती। हमारे पास भारत में क्या कमी है कि क्षेत्रफल कम है और हम लोग बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 10 के स्थान पर हम 100 लोग रह रहे हैं, तो समझिए जब ये होगा तो हमारा पर्यावरण निश्चित ही डगमगाएगा। और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना महामारी में देखा गया परिदृश्य। उस 3 महीने हम घर के अंदर बंद रहे, सांसों पर पहरा, सामाजिक दूरी और पर्यावरण से हम दूर रहे, तो अब देखिए प्राकृतिक रूप से हमारे पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी जो पता नहीं कहाँ अपने रैन बसेरों से चले गए थे, वो दोबारा से आ गए। नई नई प्रजातियां हमें देखने को मिली, डॉल्फिन लौट कर आ गई। मैंने मोर को देखा है कानपुर की सड़कों पर, कानपुर के स्कूल में सोते हुए, जबकि किसने मोर देखा, वो तो जंगल में नाचता था। देहरादून में हाथियों ने सुबह के समय भ्रमण किया। तो आप बताइए, क्या प्रकृति को भारी उपकरणों की जरूरत है? नहीं, प्रकृति को आवश्यकता है सिर्फ हमारी पारदर्शिता की, हमारे सानिध्य की, कि हम प्रकृति को अपना मित्र समझे। जैसे मित्र का सहयोग हमें मिलता है दुख में सुख में, उसी प्रकार प्रकृति हमारी सहयोगी है, हमारी जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक। जब जन्म लेते हैं तब हमें क्या चाहिए? हमें आम का पत्ता चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए। जब मृत्यु होती है तब हमें लकड़ी चाहिए। तो ये हमें अपने विचारों में रखना होगा कि सिर्फ एक दिन पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, एक दिन फोटो डालने से कुछ नहीं होगा। हम माए अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन बताएं कि बेटा पर्यावरण संरक्षण ऐसे होता है। उसके पश्चात हमारे शिक्षक बताएं कि बेटा आप स्कूल में आए हो, एक पौधा रोपण कीजिए।
जब आप स्कूल से जाओगे तो हम देखते हैं कि आपके पौधे ने कितनी उन्नति की, तब हम आपको सम्मानित करेंगे। ये उनका फर्ज है। और हमारे जो पत्रकार बंधु अजय भाई बैठे हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक संदेश जाना चाहिए उनके पेपर के माध्यम से या उनके माध्यम से, कि पर्यावरण विचारों में दिन प्रतिदिन हो। जो भी कार्य करें उसको बराबर करें, एक वृक्ष लगाएं, उसको बराबर देखें कि वो किस प्रकार पनप रहा है, जैसे अपने बच्चे को देखें। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय अवधि का भी ध्यान है। तो आगे आप हमारे तिवारी जी आ गए हैं, तिवारी जी से अब कुछ। बहुत धन्यवाद रश्मि जी। तो आपने जो मुख्यतः बोला, आपने बोला चिल्ड्रन एजुकेशन पे हमको जोर देना चाहिए और हम लोगों को बच्चों को खासकर सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से वृक्षारोपण कर सकते हैं। अपने वाटर बॉटल के पानी को अगर वो संरक्षण करना शुरू कर दें, है ना। और फिर आपने बताया घर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें हैं उनको टाइमली ऑफ कर दिया जाए। फिर आपने बताया कि जो कागज जो हम वेस्ट करते हैं उनको रोका जाए। तो काफी चीजें आपने बताई जो कि हम अपने बच्चों को शिक्षाएं दे सकते हैं। बहुत अच्छे लगे आपके विचार। श्याम प्रकाश तिवारी जी, आपका स्वागत है और आपके विचार सुनना चाहेंगे। स्वागत है तिवारी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही तिवारी जी। कुछ आया, आवाज आई? हाँ, अभी आ रही है। ठीक 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 है। जैसा कि आपको विदित है, भारत 135 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है और यहाँ पे जो मांग और पूर्ति होती है, इस 135 करोड़ लोगों का पेट भरना, उनको रोजगार देना, उनके खाना, उनका रहना, जो उनकी मांग है, और उसकी पूर्ति करने के लिए पिछले 100 साल या 150 साल से लगातार वनों का या जो वो क्षेत्र जो पहले शायद हैबिटेट नहीं थे, वो क्षेत्र जहां पे पहले मनुष्य नहीं रहा करते थे, उनको साफ किया गया। जरूरी भी था क्योंकि 135 करोड़ लोगों को घर देना है, उनको रोजगार देना है, उनको खाना देना है, उनको आवास देना है, जरूरी भी था। नहीं तो वो एक अगर मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाए तो भी एक अशांति की स्थिति होती है, तो वो जरूरी भी था। परंतु उसके साथ साथ पिछले 4 या 5 दशक से कुछ चंद हजार लाख या करोड़ रुपए के लिए, कुछ चंद करोड़ रुपए ज्यादा कमाने के लिए जो हमने प्रकृति का दोहन शुरू किया, वो सही नहीं है। वहां से समस्या उत्पन्न हुई। समस्या जो मुख्य समस्या जो होती है वहां से उत्पन्न हुई कि हमने जो प्रकृति का दोहन स्टार्ट किया। आजादी के समय हम 33-34 करोड़ थे, कोई समस्या नहीं थी। आज हम 135 करोड़ है 70 साल में। इस 70-75 साल में जो आबादी करीब करीब 100 करोड़ बढ़ गई। भौगोलिक क्षेत्र तो उतना ही था, बल्कि कट ही गया होगा, कमी हो गया होगा आजादी के बाद। तो उसको पूरा करने के लिए जरूरत थी, किया, लेकिन अगर हम उसका दोहन शुरू कर दें, अब हुआ क्या कि हमने उसको काटा, लेकिन हमारे पास प्लान बी नहीं था। हम बैलेंस करके नहीं चले, हम सिर्फ एक तरफा रहे। हमने सिर्फ पूर्ति करनी शुरू करी। हमने आज उन्होंने मांगा घर, ठीक है भाई यहाँ जंगल काट दो, आवास बना दो, खेत, और परिवार आया नया गांव बसा दो, ये खेती करेंगे। पर जो पेड़ काटे, क्या आपने उसी अनुपात में लगाए थे? किसी ने भी, मैंने, सरकार ने या किसी भी संस्था ने कभी नहीं लगाया। तो ये समस्या तो भारत में आनी ही थी, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र से आए, जो वो धुआं होता है, चाहे वो मोटर गाड़ी से आए, चाहे वो जल प्रदूषण हो, जहां पे हम लोग औद्योगिक और जो घरेलू अपशिष्ट भी है वो भी हम पानी में डाल देते हैं। तो ये समस्या तो आनी ही थी। अब समस्या जब आती है तो समस्या के साथ समाधान भी होता है। एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स solution with itself, and that solution is an opportunity to show that yes, हाँ, अब वो solution क्या है,
हम कभी भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं बने। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि इस देश का आम नागरिक समस्या को बताता रहा, समस्या को समझता रहा, समस्या को समझाता रहा और इंतजार करता रहा कि सरकार या कोई और उस समस्या का समाधान करे। और ये सोचता रहा कि मैं अकेला 135 करोड़ में से मैं अकेला श्याम प्रकाश तिवारी क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। वही कमी है। देखिएगा, जो बहुत छोटे छोटे कदम है जो हम अपने स्कूल में कर भी रहे हैं, मैम उसकी प्रेरणा स्रोत भी है, प्रेरणा पुंज भी है कि मैम ने कहा कि मैं तो छोटे बच्चे में, जो बच्चा अभी 10 साल का है, 12 साल का है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में बैठा देना है कि बेटा ये पेड़ है, इसके बगैर ऐसा नहीं होगा, वो समझा देना है। तो क्या कुछ छोटे छोटे कार्य स्टार्ट किए हमने स्कूल में जिससे कि बच्चे उस पर्यावरण की तरफ प्रेरित हो। क्या किया कि बेटा आज आपका जन्मदिन, मैम ने बताया जन्मदिन है तो आप पौधारोपण करेंगे। आपके घर पे जगह नहीं है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, यू लिव इन द 3rd स्टोरी वेयर देयर इजंट एनी प्लेस, टेरेस गार्डन इज फुल, स्कूल में आके करिए, अपना नाम लगाइए तख्ती, रोज आप पानी देंगे, अगले साल दोबारा एक पेड़ लगाना है और उसकी भी रक्षा आपको करनी है। अब वो बच्चा क्योंकि उसने एक प्लांट किया और मैंने, स्कूल ने उसका नाम लगा दिया विशाल अग्रवाल, और वहां पे एक प्लग कार्ड लगा दिया, ये विशाल अग्रवाल का पेड़ है। नाउ अब वो विशाल अग्रवाल देखता है तो वो उसको ओन करता है, उसको खुशी भी होती है, वो खुद ही जाता है, रोज जाता है, इंटरवल में पानी डालता है, रोज जाएगा क्योंकि वो विशाल अग्रवाल का पेड़ है। सही बात। रक्षाबंधन हुआ एक बार, तो रक्षाबंधन सब मनाते हैं। हम छोटे बच्चों को कहा कि साहब रक्षाबंधन नहीं मनाना, तो रक्षाबंधन छुट्टी होगी, बेटा आप घर पे मनाइएगा। लेकिन रक्षाबंधन से पहले हमने क्या करना है, हमने वृक्षाबंधन किया कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे स्कूल प्रांगण में, स्कूल के बाहर जितने भी पेड़ पौधे थे, बड़े छोटे प्लांट ट्रीज, हमने उनको एक सूत्र से बांधा, एक रक्षा सूत्र बांधा और कसम ली। और ये बार बार करते रहते हैं हम, रक्षाबंधन हर साल करते हैं, साल में कई बार, जो ही नहीं कि रक्षाबंधन के समय करें, हम रक्षाबंधन साल में 2-3 बार भी कर देते हैं, जिससे कि उनको दिमाग रहे। ये कसम लेते हैं कि नहीं साहब, शपथ लिया कि नहीं साहब इसको हम ना तो काटने देंगे ना किसी को कहेंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये पौधारोपण करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कैसे? ये छोटे बच्चे जब अपने घर पे जाएंगे ना, अपने माता पिता से ये वो काम करवा लेंगे जो मैं, आप, भारत सरकार भी नहीं करा सकते। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि शायद हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। 135 करोड़ देश लोगों का देश भारत, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। और वो छोटे छोटे अनछुए पहलू हैं, बहुत सारे हैं। समय की कमी है, शायद मेरे नेट भी बहुत कमजोर था तो मैं लेट भी जुड़ पाया, तो समय की कमी है, लेकिन वो छोटे छोटे बहुत ऐसे पहलू हैं जिसमें मैं स्वयं 135 करोड़वां व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वातावरण पर्यावरण की सुरक्षा में। मेरा अपना योगदान, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखनी है, मुझे कोई एनजीओ का इंतजार नहीं करना है, मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंतजार नहीं करना है, मुझे मेरा अपना कंट्रीब्यूशन देना है। And when each and every person of the country would start contributing own contribution for the development, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा और पर्यावरण की समस्या शायद समाप्त हो जाएगी। इन्हीं वाणी के साथ में आपको मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। अभी आप जाइएगा नहीं तिवारी जी? जी जी मैं यही हूँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही निवेदिता जी। अच्छा सॉरी, मैं म्यूट था। हाँ, तो बहुत सार्थक चर्चा हो रही है और अभी सेकेंड राउंड भी शुरू हो रहे हैं इसके बाद। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी जो श्याम प्रकाश जी ने बोला
तो उन्होंने बहुत अच्छा स्क्रैच से स्टार्ट करी पूरी बात कि जनसंख्या के साथ जो हमारी मांग आपूर्ति थी वो एक दिशा में वो जरूरी भी था, लेकिन उसके बाद जो होता चला गया वो जो असंतुलन हो गया हमारे वातावरण में, हम एक तरीके से मांग आपूर्ति करने के लिए चीजों को काटते तो चले गए, लेकिन उसको बनाने के लिए की दिशा में हमने ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा उन्होंने भी शिक्षा की तरफ ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से बताया कि बच्चों के अंदर हम कैसे इसके लिए शिक्षा दे रहे हैं। दो तीन मेरे विचार हैं इसमें, मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ इसमें। जो आप लोग शिक्षा की बात बोलते हैं और इसमें मैं आप लोगों के भी विचार जानना चाहूंगी। आजकल की जो युवा पीढ़ी है या आप बच्चों का जो नई पीढ़ी आ रही है, वो लोग किताबों की तरफ से कम सीखते हैं और लोगों के व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। और सबसे पहले वो जो ऑब्जर्व करते हैं वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उनके माता पिता क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जितना हम उनको, जैसे आप लोग स्कूल में कर रहे हैं ना, बच्चों को सिखा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी आप पेरेंट्स को सिखाइए कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बर्थडे पर एक वृक्ष को रोपण करके वो बच्चों को सामने दिखाएं। तो अगर पेरेंट्स उनके सामने करेंगे तो जरूर बच्चे सीखेंगे, क्योंकि बच्चा फॉलो करता है। जितना मैंने आज की पीढ़ी को समझा और जाना है, वो लोग फॉलो करते हैं कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, और वहीं पे उनके तर्क शुरू हो जाते हैं। आजकल बहुत तार्किक हो गए हैं आजकल बच्चे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे जमाने में तो हम लोगों की बुद्धि इतनी नहीं थी कि हम लोग इतने तर्क कर सकें। तो आजकल के बच्चे हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हैं, ज्ञान है उनको, गूगल है उनके पास सीखने के लिए। तो वो तर्क सबसे पहले करते हैं, और उनमें तर्क में वो सबसे पहले अपने माता पिता को ला करके कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो मेरे हिसाब से यही है कि हम बड़े लोग खुद का उदाहरण दे करके बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। एक तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हम लोगों ने काफी कुछ वृक्ष के ऊपर ही, जैसे अजय जी ने भी बात करी, रश्मि जी ने भी बात करी, श्याम जी ने भी बात करी। मैं चाहती हूँ कि अगले राउंड में थोड़ा सा हम लोग ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और जो समुद्र के जो हमने बुरे हाल कर रखे हैं, जो कि अभी एक चक्रवात समुद्र में आया था और सारा का सारा समुद्र ने पानी जो फेंका, पूरा कूड़ा जो समुद्र ने, हमने समुद्र को दिया, समुद्र ने वापस हमको दे दिया कि ये लो, यही आपने हमको दिया था, ये आपकी धरोहर है, इसको आप वापस लो। तो ये प्रकृति का बहुत अच्छा न्याय है जो कि तस्वीरों में हमें देखने को मिला कि समुद्र ने पूरा लहरों के साथ उस कूड़े को वापस फेंक दिया हमारे ऊपर। तो एक तो इस चीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर पाए। एक तीसरी बात ये थी कि जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें वृक्ष, समुद्र, वायु, इनके साथ जो हमारी जनजाति, जो हमारे ये जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, अगर हम चिड़ियों को दाना पानी डाल रहे हैं तो भी हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। अगर एक बिल्ली मेरे घर के पास आकर के रोज रोज दूध मांगती है मेरे से, अगर मैं उसको एक गिलास दूध रोज का दे देती हूँ तो वो भी मैं पर्यावरण संरक्षण कर रही हूँ। तो ये भी छोटी छोटी बातें जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एलैबोरेटली अगले राउंड में इन दिशाओं पे भी बात कर सकें तो और थोड़ा अच्छा रहेगा, और थोड़ा हम लोग इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। तो अजय जैन जी, फिर से हम आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा जो मैंने विषय कहे हैं उन पर अगर आप प्रकाश डाल पाए तो। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वृक्षों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपने जो भी बिंदु जोड़े, ध्वनि प्रदूषण है, जल संरक्षण है, और इसके अलावा जो वायु को शुद्ध करना है, उसके संरक्षण करना है, उसके विषय में भी आपने बात रखी। तो मैं 2-3 बात इसमें कहना चाहूंगा कि एक जो अभी नई रिसर्च आई है वो आज ही आई है और सब लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा कि ज्यादातर जल संरक्षण की बात मैंने पहले भी रखी थी कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और जल संरक्षण के साथ साथ जो उसका जो प्रदूषण है जल का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो अब नई रिसर्च आई है उसमें वैज्ञानिकों ने ये, जो आपकी रुड़की की संस्थान है ITI संस्थान, उन्होंने भी ये कहा, शोध किया, बेंगलुरु की संस्था ने भी किया, और जो विदेश की संस्थाएं हैं, यूरोप है, स्पेन है, ब्रिटिश सरकार, इन्होंने भी किया है भी। तो उसमें जो
रिसर्च पेपर में उन्होंने दिया है कि जो कोरोना वायरस के जो कण हैं, यदि वो जल में आ गए तो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस पे उन्होंने कई झीलों का, कई नहरों का, कई पानी जो उन्होंने लिया है सैंपल के तौर पे, उसके पीछे उन्होंने रीजन यही बताया कि जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं हम कोरोना से संक्रमित हैं, और वो लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या उसमें जाकर अपना जो घर का कचरा है वो फेंक दे रहे हैं, तो उससे जो लगा हुआ जो वायरस है मे बी पॉसिबल, तो उन्होंने भी सारे सैंपल लिए हैं झीलों के, कई नहरों के, सागर के, कि ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है अगर ये जल में फैल गया, तो वो एक जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि भाई आप लोग बहुत सचेत रहें, किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी नहर को, झील को या उसको प्रदूषित करने से पहले ये सोचें कि ये हमारे लिए ही खतरनाक, हमारे बच्चों के लिए खतरनाक होगा। तो पहली बात तो ये है कि जल संरक्षण और जल का जो आने वाले समय में है, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है, आदमी के रहने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन यदि जल का संरक्षण हमने नहीं किया, जल का संचय हमने नहीं किया, तो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर हम ये संकल्प लें कि जो हमारे आसपास नहरें हैं, कुएं हैं और जो हमारे जल साधन के स्रोत हैं, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, उनको हम बहुत ध्यान से प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, अपने घर के अंदर जो हम डिस्पोजल सामग्री है, जो हमारे अंदर कूड़ा कचरा है, उसको भी हमें समझना होगा कि किसको हम काले पॉलिथीन में डाल लें, उसमें थैली में डाल लें, कौन सी डस्टबिन में डालें। ये हमें जो हमारे नगर निगम है, नगर पंचायत है, वो बताते हैं कि भाई हरा डस्टबिन जो करो, काला करो, नीला करो, ये अलग अलग कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, और इनको किस तरह हम डिस्पोज करें, ये भी हमें अपने व्यवहार में उतारना होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो मैंने वाहन का जिक्र किया, हमारे वाहन से प्रदूषण हो रहा है, धुआं हो रहा है, इसकी यदि हम समय समय पर चेकिंग कराएं, अपने वाहन की चेकिंग कराएं और हम खुद प्रदूषण ना होने दें अपने वाहन का। तीसरी चीज है ध्वनि, कि हमारे जो वाहन के अंदर जो हॉर्न लगा हुआ है, अब हम देखते हैं कि नई नई गाड़ी आ रहे हैं, नए नए वाहन आ रहे हैं, उन नए नए आज इन दोनों का ही थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है निवेदिता जी, मेरी भी कल बहुत गड़बड़ हुई, ये डल वो हो जाता है, डिम बार बार चला जाता है। उसमें लोग पटाखे छोड़ते हुए जा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। जहां तक वनों का सवाल हम देख रहे हैं, वन कट रहे हैं ना, तो जल संरक्षण के साथ ही जुड़ी हुई चीजें जो हमारे वन्य जीव हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो पानी की तलाश में आबादी में आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जंगल हम काट रहे हैं, और जो हमारे तालाब हैं, पोखरे, पहले क्या होता था कि हम उनमें पानी होल करते थे और उन होल में पानी भर देते थे ताकि वन्य जीव आए और जंगल में पानी पिया चला जाए, लेकिन वो व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। तो हम केवल डिपेंड हो गए सरकारी एजेंसी पे कि वन विभाग कराएगा, जंगल में होल कराएगा, उनमें पानी संचय करेगा, हम अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं व्यावहारिक तौर पे बताऊं कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो हमने वन अधिकारियों के साथ जाकर, वन क्षेत्रों में जाकर, बहुत सारे सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारियों को साथ देकर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पानी की व्यवस्था कराई, में होल कराए, या जो पहले से बने हुए थे होल, उनको संरक्षण कराकर उनमें पानी कराए, ताकि जो जीव है, जंगल का जीव, वो आबादी में ना आए। और इसका फर्क पड़ा। हालांकि पिछले साल जाड़ों के समय में जो बाघ है, तेंदुए हैं, ये गन्ने के खेतों में आकर किसानों पर उन्होंने हमले किए और बहुत सारे किसान मार दिए। अब हम कहते हैं कि साहब वन्य जीव आ गए, आबादी में आ गए, जंगल से हाथी आ गया, उसने महावत को मार दिया, जो किसान अपने यहाँ मचान बनाकर सुरक्षा कर रहा था। तो उसका कारण हम हैं। जब हम उन्हें बाहर के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, हम उनके क्षेत्र में घुस रहे हैं, वो हमारी आबादी में घुस रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी, हमें अपने घर का कूड़ा किस तरह निष्पादित करना है, इसकी हम जानकारी रखें, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं किस तरह अपने कूड़े को, या जो हमारे घर के अंदर सफाई है, किस ढंग से हम सफाई रखें।
नल को कब हम बंद करें, बिजली का भी संरक्षण हम करें, ऊर्जा भी हमें बचानी है। हम देखते हैं पंखा खुला छोड़ देते हैं, कमरे में आए, पंखा खोला, बिजली जलाई, चले गए। लेकिन अगर हम बच्चों को, या जब हम इसका खुद अनुपालन करेंगे तो बच्चे हमें देखकर खुद उस चीज को करेंगे। तो दूसरी चीज ये, और इसी के साथ साथ हमें एक नियम ये लेना होगा संकल्प के साथ, जैसे भी रश्मि आंटी ने भी कहा, अपने दिल में आत्मसात करना होगा और व्यावहारिक तौर पे सब लोगों के साथ जुड़कर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने अधिकारों की बात हम करते हैं तो कर्तव्यों की बात भी करें, तब ये पर्यावरण संरक्षण का जो मिशन है ये पूरा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, और बहुत व्यवहारिक जीवन में जैसे आपने वाहन प्रदूषण के बारे में बताया कि हम लोगों को प्रदूषण अपने वाहनों के चेक कराते रहने चाहिए। और जैसे अभी तो सरकार ने भी एक नियम लाया था कि 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियों को उन्होंने बैन करने के लिए भी बोला था। तो 10 साल की कहानी गाड़ियों को डिस्पोजल करके नई गाड़ियां खरीद लेनी चाहिए। और इसके अलावा आपने बहुत अच्छा जो सेग्रीगेशन की बात करी, जो कचरे को अलग करने की बात करी, तो उसमें सोसाइटीज जो हैं वो इनिशिएटिव्स ले सकती हैं, जिसमें कि वो, अच्छा ये जो आपने बोला ना, बहुत ही अच्छी बात है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का पालन होता है, सूखा कचरा और गीला कचरा। तो जैसे मैं पुणे में 1 साल रही थी, तो वहां पर मतलब जब मैं पहले दिन ही मैंने जो वहां पे मेड सर्वेंट तक ये वाली आदत करवा देती है लोगों को, तो मेड सर्वेंट जो मैंने रखी, तो आकर के बोला, झाड़ू पोछा जो लगा रही थी, कि मैडम आपने तो एक ही डस्टबिन रखा हुआ है। मैंने कहा तो अच्छा, यहाँ पे 2 डस्टबिन रखते हैं। कहते हैं हाँ मैडम, उसने मुझे पूरा सिखाया। कहते हैं कल से यहाँ पे मुझे 2 डस्टबिन मिले। अच्छा, वहां पे गाड़ियां भी 2 आती हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो सेग्रीगेशन है, ये घर से शुरू होकर के उनका पूरा डिस्पोजल सिस्टम इतना अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। तो अगर ऐसे बाकी राज्य भी इस तरीके से करना शुरू करें, क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं ना, जो ये सेग्रीगेशन की, जो कचरे वाले सेग्रीगेशन का जो इनिशिएटिव है ना, ये घरों को तो लेना ही है, साथ में राज्य को लेना है। क्योंकि अगर घर के अंदर आपने 2 डस्टबिन अलग कर भी दिए, तो भी वो जो गाड़ी ले जाने वाली जो गाड़ी है वो तो एक ही है, तो वहां जाकर के वो कचरा एक ही हो जाएगा। तो ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि राज्यों में ये वाला इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। तो ये 2 तरफा इनिशिएटिव है, घर से राज्य, जो पूरा गाड़ी बड़ी वाली आ रही है वो वहां तक हो, और वहां से लेकर के घर तक भी हो। ये बहुत अच्छा था आपका। इसमें मैं मैडम एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जहाँ तक राज्यों की बात है, नगर पालिकाओं को और नगर निगम को राज्य सरकारों ने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं, और वो 2 तरह के डस्टबिन भी, 2 तरह के डस्टबिन भी हमारे नजीबाद शहर में भी शुरू होने वाली है योजना, नगर पालिकाओं में आ गई है। लेकिन मेरा जो एक प्रैक्टिकल चीज जो थी वो व्यावहारिकता में ये कहना था कि जब कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेकर निकल जाती है, तब हम लोग अपने घर का कचरा फिर सड़क पर डालने आ जाते हैं। तो ये ये परिवर्तन भी हमें करना पड़ेगा कि जब गाड़ी कूड़े की आए तभी हम कूड़ा गाड़ी में डाल रहे हैं। उसके अलावा ये नहीं है कि गाड़ी कूड़ा लेके गई, हम फिर दोपहर का कूड़ा आया फिर दोपहरी में सड़क पर डालिया है, शाम को इकट्ठा करा फिर शाम को डालिया है। तो इस तरह से तो हम खुद ही उस चीज के जिम्मेदार हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। तो कहीं ना कहीं हमें खुद से शुरू तो करना ही पड़ेगा। और एक जल संरक्षण की आपने बात करी, बहुत ही अच्छी बात करी, क्योंकि अगर हमने जल संरक्षण, जल की सफाई का ध्यान नहीं दिया तो वायरसेस का इम्पैक्ट उसमें भी हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। श्याम जी, आप इन विषयों के ऊपर कुछ अपना प्रकाश डालें। मैम, जहां तक आपने बच्चों की बात करी कि वो अनुभव से सीखते हैं, तो आजकल जिसको हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको टेकअप किया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि एक्सपीरियंस करके अपने आप सीख के लर्नर। और सीबीएसई का ये एक बड़ा टॉप प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। कि इसी कारण अगर आप देखें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अभी पास हुई है, लागू होते 1-2 साल शायद लगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 से ही 15 डेज का, इन अ ईयर 15 डेज का एक टाइम स्लॉट होगा बैगलेस डेज। एक साल में 15 दिन स्टूडेंट्स बिना बैग के स्कूल जाएंगे, और उस 15 दिन में क्या होगा, उन 15 दिन में उनको सिखाया जाएगा, वो वर्क करेंगे। दे विल बी वर्किंग विद से द इलेक्ट्रीशियन,
दे विल बी वर्किंग विद अ कारपेंटर। एक स्कूल जो है एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा, एक कारपेंटर को बुलाएगा, एक पॉटर को बुलाएगा, और ऐसे बहुत सारे काम जो छोटे छोटे काम होते हैं। और वो उन 15 दिनों में ग्रुप्स में, स्लॉट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स और क्या बच्चों की स्ट्रेंथ है, 15 दिन बच्चे स्टूडेंट्स विदाउट बैग जाएंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और वो एक बार कर लेंगे ना, वो एक, आज क्या होता है वो प्लग निकाल नहीं पाते, प्लग में टाइट तार नहीं कर पाते, इवन शायद मैं भी नहीं कर पाऊं, डरूं। अगर वो एक बार कर लेंगे तो जिंदगी भर कर लेंगे। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। और जब हम अपने बच्चों को एक सिखाएंगे, जब हम बच्चों को कहेंगे, तो बच्चे जब घर जाते हैं तो घर पे अपने माता पिता से भी वो करवाते हैं। बिल्कुल, जब वो ये कहते हैं ना कि अगर मेरे बर्थडे पे आपने प्लांटेशन किया तो आपके बर्थडे पे क्यों नहीं, आप भी करें, बिल्कुल पोस्ट करें पे। तो वो मैंने कहा कि आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो आपका है उसके ऊपर काम चल रहा है, शायद अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल चलने वाला है। जहां तक बात आई नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की या वाटर पोल्यूशन की, नियम कहीं ना कहीं देखिएगा हमारे देश में नियम कायदे कानून है। देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कुछ है। कहीं ना कहीं उन नियमों का क्रियान्वयन मीन्स वो प्रॉपरली उसको क्रियान्वित नहीं किए जाते, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई एक फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री में वेस्ट वाटर जनरेट होता है, वो कानपुर में है, कानपुर में लेदर का काम होता है। अब वो जो वेस्ट वाटर है डायरेक्टली गंगा जी में पोर कर देते हैं, जबकि कानून है कि आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू आपको उस वाटर को ट्रीट करके आपको उसको रीयूज भी करना है, रिसाइकल रीयूज करना है। और लेकिन करते क्या है कि वो डायरेक्टली नदी में, नाले में डायरेक्टली पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। तो एक तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, औद्योगिक संस्थाओं को या सामाजिक संस्थाओं को समझना होगा हम सबको कि यार ये सही नहीं है। और दूसरा कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपना काम ठीक से करें, जो नियम कायदा कानून है उसको ठीक से करें। अच्छा, वो अथॉरिटीज कौन है? वो अथॉरिटीज भी हम ही है। मुझ में से ही कोई बिजली डिपार्टमेंट में होगा, मुझ में से ही कोई नहर डिपार्टमेंट में होगा, मुझ में से ही कोई कहीं पे। और वो जिस प्लांट में मैं हूं और जिस प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और वो सालों से नियम बना हुआ है और वो सालों से नदी में, नालों में, नहरों में गंदा पानी डाल रहा है, कैसे डाल रहा है? अगर नियम है तो कैसे डाल रहा है? तो मैं अगर उसका उस क्षेत्र का सुपरवाइजर हूं तो मैं तो कहता हूं, मैं तो नहीं कहता इंडस्ट्री कर रही है, पर मेरा रोल भी है। हो सकता है मैंने ब्राइबरी लेके शुरू करी, तो कहीं ना कहीं मुझे खुद को, मैंने फिर से कहा, हम सोचते हैं हम अकेला व्यक्ति क्या कर पाएगा। आप खुद को सुधारो, 135 करोड़ खुद को सुधारे, देश सुधर जाएगा एक दिन में। एक दिन में ये देश एक दिन में सुधर जाएगा। इस देश की जो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम एक दिन में सुधर जाएगी, और मैक्सिमम एक हफ्ते में। और हमें बहुत ज्यादा करना भी नहीं है। क्या करना है? सिर्फ आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, सब लोग अपने आप को कंट्रोल कर लें। अब होता क्या है, जैसे अभी अजय जैन जी ने बहुत अच्छा किया कि अपने घर को साफ किया, लेकिन अपने घर को साफ करके कूड़ा डालते कहां है? बगल वाले खाली प्लॉट में। अब बताइएगा, बगल वाले खाली प्लॉट में डाल दिया, हमारा साफ, हम साफ है, साफ हम तो बहुत से, लेकिन डाला कहां अपने? वेस्ट मैनेजमेंट, बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूसेस करना, तो ये सारी चीजें हैं। मेरा अभी थोड़ा सा जो इस पे जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि इन क्षेत्र में या पोल्यूशन या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उन अथॉरिटीज को उनको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, अगर आपको घर का नक्शा पास कराना है तो घर का नक्शा पास तभी होगा जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। अरे आप 50 लाख का घर बना रहे हैं और 50,000 का रेन वाटर सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बना सकते, तो पास ही तब होगा, अदरवाइज आपकी बिल्डिंग इलीगल है,
किसी दिन भी एमसीडी या वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। तो ऐसी चीजें कानून में डाल दिए जाएं और उनको फोर्सफुली बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम है तो आज एक बहुत बड़ा इसने विशालकाय भीमकाय रूप ले रखा है, लेकिन इसका सलूशन हमारे हाथ में है। और हम चाहें, हम मतलब मैं 135 करोड़ इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति एक हफ्ते में सुधर जाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बातें बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये जो छोटे छोटे डिसीजन है वो कोई इंडस्ट्री का मालिक नहीं लेता, तो वो जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको ही ऐसे डिसीजन लेने होते हैं। और अगर वो एक प्रपोजल रखें कि भाई एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है और वो प्रपोजल जाके अपने बॉसेस को दें, तो जरूर उन प्रपोजल्स पे काम होगा। क्या होगा? और फिर वो तो क्योंकि वो कानून भी है, उनको कहे ना कि साहब आप ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं बनाएंगे तो हम अगेंस्ट हैं। ये भी है। एग्जैक्टली। हाँ, और क्या हो रहा है कि सब लोग अपने लेवल पे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को, और कहीं ना कहीं एक सेल्फ उनके अंदर वो भावना नहीं होती कि उस चीज के लिए कुछ इनिशिएटिव लेकर के काम करें। बहुत सही बोला। सिर्फ एक दिन वो एक दिन ही आता है जो आज का दिन है कि आज पर्यावरण दिवस है, हम सब सुबह नहा धो के सब 2 प्लांट लगा देंगे, सारे में घूम जाएंगे, लेकिन वो 364 दिन हो, ये सिर्फ एक दिन नहीं। और हम इंतजार करते हैं उस पर्यावरण दिवस का कि हम प्लांट लगाएं, फोटो खींचे, 4 लोगों से गोष्ठियां करें, संगोष्ठियां करें, बात करें, अगले दिन अखबार में चर्चा हो और उसके बाद फिर अगले साल एनवायरमेंट दिवस का इंतजार करें। ये गलत है। और एक जो दूसरा सजेशन है आपका वो मुझे इतना पसंद आया, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आप प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में भेजिए सजेशन को कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उस चीज पे बहुत वो किया जाए और उसके बगैर उसको पास ही ना किया जाए प्रपोजल को। बहुत अच्छा है। और मतलब ये सजेशन तो आगे जाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है पीएमओ ऑफिस को सारे आप जैसे टीचर्स, आप जैसे प्रिंसिपल्स को बिठा करके सजेशंस लेने चाहिए, जो इनोवेटिव आइडियाज आप लोगों से मिल रहा है। जो आप कहते हैं मैं इसको डेफिनेटली, अगर आप मुझे प्रेरणा मिली है तो मैं इसे पीएमओ भेजूंगा एंड लेट्स सी, और मैं उसको ट्रैक भी रखूंगा कि वो कितना फॉलो हो रहा है। जी। तो एक ना पीएमओ का पोर्टल है, मैं आप सब श्रोताओं को भी बताना चाहती हूँ। पीएमओ पोर्टल है, आप लोग इसमें प्ले स्टोर में जाकर के उसको अपलोड कर सकते हैं उस पोर्टल को, और उसके अंदर बहुत सारे सजेशंस मांगते जा रहे हैं। जब से मोदी साहब का है तब से उन्होंने पूरी एक फौज इस चीज के लिए बिठा दी है कि जो साधारण नागरिक ही अपने सजेशंस दे सकते हैं, और वहां पर आप जरूर इस सजेशन को दीजिए, क्योंकि मैंने उस पोर्टल को काफी यूज किया है और वहां से बहुत सही से रिप्लाईज भी मिलते हैं आपकी चीजों के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा श्याम जी आपकी से बात करके, और अच्छा लगा अजय जैन जी और आपसे। रश्मि जी आप कुछ नया, कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रकाश डालिए। हाँ जी, जैसा कि तिवारी जी ने कहा नियम कानून की बात, तो इस पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से लॉकडाउन में हमने कानून के डर से, डंडे के डर से हम लोग घर के अंदर रहे, हमारे मन में कुछ भी था, कहीं भी जाने का था, हम नहीं गए, हमने उसका पालन किया। तो क्यों नहीं जो पर्यावरण के लिए कानून सारे बने हुए हैं, समय नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ हर चीज के लिए कानून बने हुए हैं, तो क्यों नहीं जब नीचे के व्यक्ति के पास हम जाते हैं अपना नक्शा पास कराने या किसी भी कार्य के लिए, तो क्यों नहीं उसकी प्रारंभिक चीजों को हम बताते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। वहां बात क्या आती, हम सब भी छोटे वाले मार्ग अपनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 3 या 4 महीने में हमारा नक्शा पास होगा, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो क्यों ना पैसे दें और 15 दिन में नक्शा पास कराएं। एक ये जो हमारे अंदर, ये जो चीज हमारे अंदर है, इसके कारण जो हमारे काम है, जो हमारे नियम है, वो सब ध्वस्त होते हैं। अब आप देखिए सबसे बड़ी बात जल संरक्षण के लिए कि जो किसान है अपने खेत में जो बोर लगाते हैं पानी के लिए, तो उनकी एक लिमिट होनी चाहिए कि भैया आप 250 पर, 300 पर, 400 पर ही पानी ले सकते हैं। उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, तो जितना चाहे नीचे धरती से पानी खींचते हैं, उसके कारण वो पानी तो हमें मिल रहा है, हमें तो लग रहा है पानी बहुत है, लेकिन नीचे के स्रोत सूख रहे हैं। हमें आज पानी बहुत मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब 10-10 किलोमीटर तक भी पानी नहीं है। बुंदेलखंड उधर की जगह आप देखिए कि वह गर्भवती महिलाएं
पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर तक जाती है। तो ये संरक्षण या इस चीज का नियम गवर्नमेंट को बनाना होगा। अब जैसे पराली वाली बात, कुछ दिन के लिए दिल्ली के आसपास नोएडा पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चों के स्कूल भी बंद हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे कि उस पराली को जलाने की जगह उसको एक खाद के रूप में वहीं परिवर्तित कर दिया जाए, एक ब्रिकेट के रूप में उसको बनाया जाए और उसको वहीं की वहीं खत्म कर दिया जाए, पानी डालकर या खाद के रूप में, उसको जलाया ना जाए। तो ये चीज तो तभी होगी जब सरकार कानून बनाकर और वो लोग उस पर उसका प्रयोग करते हैं। आज हमारे कानून की कितनी धज्जियां उड़ती हैं ये आप देखिए। और इसकी एक मैं बहुत अच्छी सी बात आपको बताऊं कि हमारे बच्चे, मेरा नाती है 4.5 साल, मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहूंगी कि उसको मैंने ही पाला है और बड़ा किया है। तो उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा पेड़ है, पेड़ ही ज्यादा है घर पे। तो जब भी मेरे साथ नीचे जाता है मैं उसको कहती हूँ बेटा एक पत्ते को भी हाथ नहीं लगाना। अब वो 4.5 साल का हो गया, कहीं भी वो घूम कर आ जाएगा, पूरी दुनिया में ले जाइए वो किसी पत्ते को नहीं छुएगा, वो किसी चीज को नहीं छुएगा। वो कहता है नहीं 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 वो भैया डांटेंगे, नहीं नहीं वो भैया डांटेंगे। तो ये चीज हमें बचपन से अपने बच्चे को बतानी है। अब हम लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल पर जाते हैं, आप देखिए खाया पिया वहीं फेंक दिया, सारा गंदा करके हम आ गए। मैंने ये देखा 2 बच्चों को कि वो अपने संग एक कागज की पेटियां लेकर गए और उन्होंने अपना औरों का जितना भी कूड़ा था वहां से उठाया, उन पेटियों में डाला और अपने घर आकर उनको गिराया। हम क्या करते हैं, पानी की बोतल वहीं फेंक दी, चिप्स के पैकेट वहीं फेंक दिए। हमने ये नहीं सोचा कि यहाँ अभी और भी कोई आएगा। ये इतनी सुंदर जगह है, हमारे देश में है, हम यहाँ पहाड़ देखने आते हैं, झरने देखने आते हैं, हम इनको क्यों खराब करें। तो ये क्या है, खाया पिया और फेंक दूं, ये हमारी आधुनिक जनरेशन की हर किसी की बात। समुद्र हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखिए समुद्र के अंदर किस कदर चीज बढ़ रही है कि कुछ समय में हमारी व्हेल मछली तक भी वहां पे मर रही है कि कुछ समय में क्या हाल होगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। हमारी यूपी गवर्नमेंट ने 2 बार इसके लिए नियम बनाए कि भाई प्लास्टिक को बंद करना होगा, लेकिन कोई नियम पर नहीं चले, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए वो चलने वाले थे ही नहीं। आपने मुझसे कहा, ठेले वाले से कहा कि भाई तुझे प्लास्टिक की थैली नहीं देनी, तो उसको आप एक हल भी तो दीजिए कि अगर वो 5 रुपए की चीज देता है तो वो किस थैली में रख कर दे ताकि उसे 2 रुपए तो बचे। वो हमने नहीं दिया। प्लास्टिक बहुत जोरों से चल रही है और सबसे ज्यादा जो वातावरण का प्रदूषण है वो सिर्फ प्लास्टिक। अब जब गाड़ी में जाएंगे हर तरफ प्लास्टिक उठती हुई आप देखिए, दिल्ली में जाइए, नोएडा में जाइए, पूरे पूरे। मैं तो एक बार मंदिर सोच रही थी कि ये मंदिर है, लेकिन पता चला ये तो प्लास्टिक का ढेर है, ऊपर लगाया हुआ है, ट्रेन लगी हुई है। तो प्लास्टिक के ऊपर हमें बहुत काम करना होगा। हमें वही कपड़े का थैला लेकर चलना होगा। जो पुराने बर्तन हैं, पुरानी आदतें हैं, उनको हमें फिर से लाना। और वास्तव में जो पुरानी हमारे जो दर्शन है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पूर्वज हैं कि वो वहां बसते थे जहाँ जल होता। क्यों बसते थे? क्योंकि पर्यावरण शुद्ध होता था। आज क्यों नहीं बसते? क्योंकि आज हमारे हाथ में है पानी जहाँ चलने का। आज हमारे घर में अगर एक पेड़ है और हमें घर बनाना है तो हम कहेंगे अरे इस पेड़ को काट दो, यहाँ तो एक कमरा बन सकता है। हम क्यों खराब करें पेड़ को? देहरादून में देखिए, देहरादून में नियम है, आप कितनी भी महंगी जमीन खरीद लीजिए, वहां का आप एक पेड़ भी नहीं, जहाँ पेड़ है अगर आपको बेडरूम के अंदर पेड़ रखना है तो वो वहीं रहेगा। तो देहरादून हरा भरा है, इसलिए हरा भरा क्योंकि वहाँ नियम समझते हैं। तो नियम कानून बहुत जरूरी है और ये भी हमें मानना है। हम अपने कार्य को छोटे रास्ते से करेंगे तो नियम हमारे खराब होंगे, हम उसको सीधे रास्ते से करेंगे तो नियम हमारे सही होंगे। दूसरी बात, शोर। शोर बहुत बड़ा, शोर जरूरी नहीं कि वहां जनरेटर का हो, टंकी का हो। शोर हमारे विचारों का, हमारे बोलने का, हमारे लड़ाई का, हमारे झगड़े का, हमारे विचारों का, ये एक बहुत बड़ा शोर है। बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा धीरे बोलो। हम घर के अंदर जितना अधिक शोर करेंगे ये ऊपर ब्रह्मांड में जाता है और लौटता हमारे पास। ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग अगर हम कर सकते हैं, अपने घर में एक सब लगा सकते हैं, तो ये बिना किसी खर्च के, बिना किसी पर्यावरण प्रदूषण के हमारा पंखा, हमारी बिजली, हमारा टीवी सब चीज चला सकते हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी जितनी भारत को मिलती है शायद ही किसी देश को मिलती है। तो
ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी आदतों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आत्मसमर्पण से पर्यावरण को संरक्षण दे सकती है। और तिवारी जी के स्कूल में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसकी गवाह हूँ और मेरे ख्याल से कोई भी आयोजन होता होगा जिसमें मैं ना होती हूँ। तो अभी जो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे इन लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। मैं सोच रही हूँ स्कूल खुले और मैं जाऊँ और मैं वहां जाकर उनको आपको ये करना है, क्योंकि तिवारी जी जी ऐसे जी जी पढ़ाना चाहते हैं। निवेदिता जी, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि वो ऐसे पढ़ाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने मन की नहीं करते, वो हमारे मन की करते हैं। रश्मि जी एक मिनट, मेरा अजय जी अपना फोन भी म्यूट कर लीजिए, वो चले गया। हाँ, थोड़ा सा उनके उस माइक से प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ बोले बोले। मेरा पौत्र वहां पढ़ता है, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को लेने खुद जाती हूँ। हमारी गाड़ी में कभी भी अकेला ड्राइवर नहीं जाता, ये मैंने शुरू से बना रखा है। तो क्योंकि पूरे रास्ते में अपने पोतों को प्रकृति और संस्कार, ये दो चीज सिखाती हुई आती हूँ। तो मेरे पोतों में और मेरे नाती में ये आदत है, कोई भी बड़ा घर में आता है वो उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दादी गुस्सा होगी। तो जब मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो उनके ऑफिस में अगर वो मुझे देख ले तो जरूर ले जाते हैं। तो वहां हमारा यही बात होती है कि क्या करना चाहिए, क्या और करना चाहिए। तो वो मेरी नहीं, हर माँ बाप की सुनते हैं। तो ये उनके अंदर बहुत एक खास बात है, जिसके लिए मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूंगी इस पटक। अरे मैम और हमारे अजय जी की जो खास बात है वो भी मैं बताऊं, आप पेपर से तो जुड़े ही हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे मैं सामाजिक कार्यों के विषय में भी बहुत सारी बातें करती हूँ। हमारे दोनों की 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठकर बात होती है। साहित्य पर भी होती है, समाज पर भी होती है। वो अपने जैन समाज के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है कि किसी ने गलत बात क्यों कही, जिसका अभी 3-4 दिन पहले ही उदाहरण है कि कुछ लोगों ने जैन समाज के लिए गलत बोला तो उन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया। तो इस तरह के, जिस तरह के ये हमारे अतिथि हैं, अगर इस तरह के विचारक जो हर किसी की बात सुने, सिर्फ ये नहीं कि तो मैंने जो सोच लिया वही अच्छा है, नहीं हो सकता है। आज निवेदिता जी ने जो कहा उसमें से 2-4 बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनको कल करूँ। तो ये हमारा विचार होना चाहिए कि हम समाज में कहीं अच्छा देखते हैं तो उसको लेने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं कि जो हमने सोच लिया या जो हम कर रहे हैं बस वही अच्छा है। और इसी पद्धति को लेकर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी सामाजिक संस्थाएं अगर इसी चीज को लेकर चले तो शायद ये एक दिवसीय न होकर प्रतिदिन मनाए हम पर्यावरण। ये मेरी हर पोस्ट पे आज लिखा हुआ आ रहा है कि सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस नहीं होता, हिंदी दिवस हर दिन होता है अगर आप हिंदी से प्यार करते हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं। तो पर्यावरण हर दिन जो आपके घर से निकलता है, आपके विचारों से निकलता है, आपके बच्चों तक पहुंचता है। और एक बात और अंत में कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, उस तरह जो हमारा कोई परिचित, हमारा मित्र, हमारा संबंधी जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है, उसके नाम का एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ को सींचते रहें जब तक हम जिंदा हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को बताएं कि बेटा देखो, ये तुम्हारे दादा के नाम का है, ये तुम्हारी दादी के नाम का है, ये तुम्हारी नानी के नाम का है। ताकि बच्चे इतना बड़ा हो गया, उस बच्चे को उससे प्यार हो कि ये मेरी दादी के नाम का है, ये मेरी नानी के नाम का है। तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि आने और जाने दोनों के नाम का वृक्ष लगाएं। और बातें बहुत ज्यादा हैं, कितनी सारी विश्लेषण परिभाषित करने के लिए चीजें हैं। आप जब कभी मुझे अकेले समय देंगी तो मैं उसको पूरी विस्तृत रूप से बताऊंगी कि समुद्र में कितना कुछ पकता है, वृक्ष कहाँ कौन से लगाने चाहिए, सौर ऊर्जा को कैसे अपनाना चाहिए, ये सब मैं आपको। और मेरे अतिथियों का तो मैं आज बहुत बहुत हृदय से आप कि मेरे एक निमंत्रण पर, और हमारे तिवारी जी ने तो अपने स्कूल का समय आज मेरे वजह से आधा घंटा कम किया और घर पर आए, तो मैं बहुत आभारी हूँ। और आगे जब निवेदिता जी हमें फिर बुलाएंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं और गेस्ट को लेकर आऊं और नई नई चर्चाएं इस पटल पर। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला रश्मि जी, आपने जो सबसे अच्छी बात सबसे पहले बोली कि लॉज तो है, मतलब कानून है, बट कानून का इग्नोरेंस है, कानून को कोई मानता नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली। प्लस आपने फिर काफी अच्छी चीजें बोली कि जैसे घूमने भी जाते हैं तो जो लोग, कुछ लोग तो कागज की पेटियां लेकर के जाते हैं जिसके अंदर कूड़ा करकट डालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक देते हैं।
साथ में आपने ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली सौर्य ऊर्जा की, कि अगर हम सौर्य ऊर्जा के को बहुत सारी बातें आपने इसके अलावा और भी बोली। तो आज की चर्चा सचमुच बहुत ही अच्छी रही और सब लोगों ने ही बहुत अच्छा योगदान दिया आज के इसमें। एक छोटा सा एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, और वहां पे एज अ ज्यूरी जब मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मोस्टली जब किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो हम बुके देते हैं फूल का। उन लोगों ने सब मेरे साथ और भी 2-3 लोग थे जिनको उन्होंने इनवाइट किया था, उन्होंने सबको गमले दिए, गमले में पेड़ लगे हुए दिए उन्होंने हमको, और वो हमने घर पे भी लेकर के आए और वो अभी भी हमारा पेड़ फल फूल रहा है। तो ये भी एक छोटी छोटी चीजें हैं, इनिशिएटिव्स की बुके नहीं, क्योंकि बुके का फूल क्या है 4 दिन और खिलेगा फिर उसके बाद मुरझा ही जाता है, लेकिन वो जो गमले का पेड़ है वो तो कितने दिन फलेगा फूलेगा। तो ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ये छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज जो लोग शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे सराहनीय कदम है। और आज आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इसका एक अनुभव मैं भी आपको बताऊं कि 2020 में हमारी गोल्डन जुबली थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम रिटर्न गिफ्ट में पौधा देंगे लगा हुआ, और हमने जितने भी लोग आए सबको वो पौधा दिया और वो सबके घर में रखा हुआ चल रहा है। और वो लोग हमारी गोल्डन जुबली की हमारे कितने साल बढ़े उन लोगों को अपने आप पता होता है कि अब हमें 51 साल हो गए, अब हमें 52 होने वाला है। तो ये चीज हमने अपनी गोल्डन जुबली से की। और मुझे भी पौधा मिलता है, जो पौधे मेरे यहाँ रखे हैं जब मैं जज बनती हूँ, और मेरे यहाँ बराबर वो पौधे चल रहे हैं। खैर मेरे यहाँ तो बहुत पुराने 40-45 साल पुराने पौधे हैं। और एक मेरे यहाँ वृक्ष है राम वृक्ष, राम अशोक, जिसके नीचे सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका। वो मेरे यहाँ वास्तविक है। अशोक का एक वृक्ष है वास्तविक, जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी, तो वो 45 साल पुराना है। और भी मेरे यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं 40-45 साल पुराने, की उसकी जड़ बिल्कुल ऐसी बन गई है जैसे किसी ने उसको आर्टिस्टिक रूप से मोड़ दिया। और ये हम दोनों श्रम करते हैं। मैम आपने तो बाग बनाया हुआ है, अब आप उन्हें पेड़ नहीं बाग बताएं, उद्यान है आपका। हाँ। रश्मि उद्यान। तो आज की बहुत बढ़िया रहा रश्मि जी, आज की पूरी वार्ता बहुत अच्छी रही। कि जो पानी की बॉटल्स आ रही हैं, मैं एक काम और कर रही हूँ आजकल, पानी की जो बॉटल्स आती हैं उनको मैं खाली करके और उनको डिजाइन में काट रही हूँ। काट कर मैं उनमें मिट्टी भरकर और पेड़ लगा रही हूँ। मेरे टमाटर का पेड़ भी चल गया, मेरा शिमला मिर्च का पेड़ भी चल गया, मेरे बहुत सारे पेड़ उसमें चल गए हैं, मंदिर के पास रखे हैं। और मैं रोज यही काम करती हूँ, कटिंग करती हूँ और उनमें पेड़ लगाती हूँ। प्लास्टिक की सारी बॉटल्स में जो कोका कोला की आ रही है या कहीं की भी आ रही है, ये काम मैंने चला रखा है आजकल पूरी तन्मयता के। बहुत बढ़िया। तो आज की वार्ता बहुत सार्थक रही, और मेरे ख्याल से सब लोगों ने भी सुना, और जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो लोग उपस्थित रहे और उन्होंने सारे विचार सुने। सीमा गुलाटी जी, आभा सिन्हा जी, विजय प्रेमी जी, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट्स भी देते गए वो लोग, और मैं काफी कमेंट्स यहाँ पर रखती भी चली गई। अजय कुमार सिन्हा जी, और इसके अलावा और भी लोग हैं, गायत्री जोशी जी, मोनिका चावला कपूर जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, अर्चना जी, शोभना तनेजा जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे। और बहुत सारे आयामों को, विभिन्न आयामों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया और अच्छा लगा बहुत ज्यादा। और ऐसी वेब संगोष्ठियां हम लोग करते रहेंगे, थोड़ा हमको भी सीखने को मिलेगा और सबको भी सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब अतिथियों का भी, आप लोग आए और अपने इस वार्ता को बहुत सफल बनाए। बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का भी धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।